नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यह दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसके हम लोग पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए 5 बजे से 8 बजे शाम तक एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं किसी एक चैप्टर का आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराऊँगा। तो आप कभी भी आपके अगर दिन में कभी भी 10-15 मिनट आपको समय अगर मिलता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह 15 मिनट आपके उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकती है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो के पूरा बेनिफिट ले सकें। साथ में आप लोग को मैं अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड। अनअकैडमी अभी विजय बीपीएससी से एक कोर्स चला रही है जिसमें आपको 67वीं और 68वीं आपको दोनों का पीटी और मेंस कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। 8 सितंबर से आपको बैच शुरू है फ्रेंड। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपकी बैच शुरू रहेगी। 8 महीने की ये कोर्स है। तो आपको अनअकैडमी के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए तो आप अनअकैडमी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना चाहिए फ्रेंड? क्योंकि इसमें आपको पहली बात तो यह कि आपको यह पीटी और मेंस दोनों का कंप्लीट तैयारी करा रहा है और कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपकी बीपीएससी के लिए खास करके, यूपीएससी के लिए तो है लेकिन बीपीएससी के लिए खास करके कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कंप्लीट तैयारी करा रही है। तो अनअकैडमी इसमें आपको काफ़ी बेहतर कर रही है। सारे आपको क्लासेस हैं जो स्पेशल टीचर द्वारा कराए जाएंगे। स्पेशल हर एक सब्जेक्ट के आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आंसर राइटिंग करने का प्रैक्टिस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो एक बार आप जाकर अनअकैडमी जरूर विजिट करें। साथ में आप स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में बीपीएससी के लिए। उसके लिए आपको कन्हैया 10 कोड यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप कन्हैया 10 कोड यूज करेंगे आपके सारे स्पेशल क्लासेस फ्री में खुल जाएंगे और इस कोड को आप यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और साथ में अभी अनअकैडमी पर एक और बैच चल रहा है फ्रेंड, 67वीं बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है 90 दिनों का। अगर आप 67वीं बीपीएससी के पीटी पर टारगेट करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। 3 महीने का एक कोर्स है, हिंदी माध्यम में है और इसके लिए भी सारे स्पेशल टीचर आपको व्यवस्थित कराए गए हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको सारे चीज़, अगर आप एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण के नियम से, जड़ता के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से या ऊर्ध्वाधर गति के नियम से। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है और इसमें यह बताया गया फ्रेंड कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी, जब तक हम उस पर कोई बल आरोपित ना कर दें। जब तक हम उस पर कोई बराह बल आरोपित ना करें तब तक वह अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। और यही जो कॉन्सेप्ट है वह बल का भी है। तो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि बल का जो परिभाषा है वह न्यूटन के किस गति के नियम से पता चलता है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से आपको बल का परिभाषा मिलता है। कई बार आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम से क्या पता चलता है। तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हमें बल का फॉर्मूला पता चलता है। आपसे कई बार यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम से हमें क्या पता चलता है। तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम से हमें बल का गुण प्राप्त होता है। तो इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड कि बल गुणनफल है द्रव्यमान एवं वेग का, द्रव्यमान एवं त्वरण का, भार एवं वेग का या भार एवं त्वरण का। तो बल जो गुणनफल है फ्रेंड वह द्रव्यमान एवं त्वरण का है। बल की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो बल बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान है और उसमें अगर त्वरण है तो हम यह मानकर चलते हैं उस पर कोई ना कोई बल आरोपित की गई है, तभी उस वस्तु में त्वरण है। तो इसको एक बार आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन एवं विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु उनका विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे अगर हम सूर्य की ऊर्जा को अगर हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें
तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया कि सूरज से जो गर्मी मिल रही थी उसको हमने सिर्फ और सिर्फ सोलर द्वारा हम उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, और उस विद्युत ऊर्जा को हम सिर्फ पंखे द्वारा हम उसको फिर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के हम रूप का परिवर्तन कर रहे हैं, ना कि हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। और सूरज भी खुद अपने पास ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, वह भी हाइड्रोजन की ऊर्जा को हीलियम के रूप में परिवर्तित करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का जो कुल ऊर्जा है वह निहित है, केवल और केवल उसके रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। तो इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल और केवल गतिज ऊर्जा, सॉरी। और केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा कब होगी? जब कोई वस्तु केवल और केवल विराम अवस्था में है। और अगर हम किसी वस्तु को नीचे से, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई गेंद है और हम इसको नीचे से लेकर के ऊपर तक फेंकते हैं, तो इसमें कई लोगों को यह लगेगा कि हमने नीचे से अगर किसी गेंद को ऊपर फेंका तो वह गेंद में केवल और केवल गतिज ऊर्जा है। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। जब हम नीचे से किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे इसका गति बढ़ेगा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। तो इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। लेकिन अगर हवाओं की बात की जाए तो हवाओं में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि हवाएं काफ़ी देर से चलती रहती है। तो हम यह मानकर चलते हैं कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह शून्य हो गई होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण स्थिरता का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, या जड़त्वाघूर्ण है, या द्रव्यमान संरक्षण है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। जब कोई व्यक्ति पीछे की ओर झुके तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है स्थिरता का जड़त्व। जब कोई व्यक्ति आगे की ओर झुके तब आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है गति के जड़त्व। तो इसको आप लोग एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न को घुमा कर भी पूछा जा सकता है। बस आपको यह ध्यान रखना है, जब हम पीछे झुकेंगे तो हमें गति का जड़त्व लगाना है, जब हम आगे झुकेंगे, सॉरी पीछे झुकेंगे तो स्थितिज का जड़त्व लगाना है, जब हम आगे झुकेंगे तो गति का जड़त्व लगाना है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से बर्फ को धक्का देते हैं तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड कि बर्फ है वह फिसलनदार होता है, यानी कि उस पर घर्षण कम होती है, इसलिए हम उस पर आसानी से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारे और बर्फ के बीच घर्षण बल नहीं लगने के कारण हम उस पर उतना बल आरोपित नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न एक कथन कारक का है। तो इसमें कह रहा है कि एक भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसके चालक मान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका आपको मैं सिंपल वे में अगर समझाऊं तो आपने अगर किसी वस्तु को शुरू में अगर आप ढकेलना चाहेंगे, जैसे आप कोई बॉक्स को अगर ढकेलना चाहेंगे तो शुरू में आपको उसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन जब वह एक बार बॉक्स ढकलाने लगेगा यानी फिसलने लगेगा तो आप देखेंगे आप उसको कम ताकत में भी आसानी से ढकेल सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है फ्रेंड, और इसका क्या कारण से ऐसा होता है, तो जब वह वस्तु स्थिति में रहती है तब उसमें स्थैतिक घर्षण लगता है, और जब वह फिसलने लगती है तब उसमें स्पर्शी घर्षण लगता है। और आपको पता होगा कि स्थैतिक घर्षण का मान जो होता है वह स्पर्शी घर्षण से अधिक होता है। इसीलिए जब हम किसी वस्तु को ढकेलते हैं तो ढकेलने से पहले जब तक वह चलना या फिसलना स्टार्ट ना कर दे तब तक उसमें हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार गाड़ी चलने पर उसके घर्षण का मान होता है वह कम हो जाता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो समान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है वह 4:9 है, तो उनको वेगों का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात की गई है, तो गति निकालने के लिए हमें इसका रूट करना पड़ेगा, तो यानी कि 4 का रूट और यहाँ पे 9 का रूट। तो इसको अगर हम करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ एक तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से अगर गति कर रहा है तो तेल का पृष्ठ कैसा होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि एक ऐसा टैंकर रखा हुआ है, इसमें तेल भरा हुआ है और यह तेल आगे बढ़ रहा है तेजी से, यानी कि त्वरण के साथ आगे बढ़ रहा है, तो तेल का तल कैसा होगा। तो तेल का जो तल होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ये वाला जो तल है, जो समतल है, वह इस प्रकार से होगा, आगे हो जाएगा गड्ढा और पीछे यह तेल जाकर के जमा हो जाएगा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा कि क्षैतिज से इस प्रकार से आनत होगा कि पीछे सिरे पर गहराई कम होगी, पीछे सिरे पर गहराई कम होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे सतह उठा हुआ हल्का रहेगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। ए बराबर v माइनस यू बाई टी, या ऑप्शन नंबर बी ए बराबर u प्लस v इंटू टी, या ए बराबर v प्लस यू बाई टी। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर v माइनस यू बाई टी। यानी कि जब हम किसी वस्तु के अंतिम वेग से अगर प्रारंभिक वेग को घटा करके उसके समय से अगर भाग दे दें तो हम उसको त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए बराबर v माइनस यू बाई टी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की किस चीज में सहायता करता है। तो साधारण यंत्र से कोई भी व्यक्ति कम बल लगा करके अधिक काम को कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम बल लगाकर उतनी ही मात्रा में काम किया जा सकता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर बी अपोहन, या ऑप्शन नंबर सी उत्क्रम प्रसरण, या ऑप्शन नंबर डी विसरण। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा अपकेंद्रण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अपकेंद्रण कहाँ पर लगता है। तो अपकेंद्रण उस जगह पर लगता है जब कोई वस्तु किसी केंद्र के परित घूम रही है तो उसके बाहर लगने वाला जो बल होता है उसको अपकेंद्रण बल बोलते हैं। हालांकि इस बल की हम सिर्फ कल्पना करते हैं, क्योंकि न्यूटन का जो तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत होती है प्रतिक्रिया। तो अगर हम यहाँ से अगर अंदर बल लग रहा है तो इसके बाहर भी बल लगेगा। आपको पता होगा कि जब कोई वस्तु केंद्र के परित, यानी कि जब वृत्तीय पथ पर गमन करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्री बल बोलते हैं। तो इसी बल का अपोजिट एक बल माना गया है जिसे अपकेंद्रण बल बोलते हैं, और इसी बल का सिद्धांत कार्य करता है वॉशिंग मशीन में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण बल। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा आयतन। क्योंकि आपको पता होगा सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें मान और उसका दिशा निर्धारित हो, लेकिन अदिश राशि में केवल और केवल उसका मान होता है। तो आपको पता होगा विस्थापन में उसकी दिशा होती है, वेग में भी उसकी दिशा होती है और बल में भी उसकी दिशा होती है, लेकिन आयतन में कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी राशि सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। तो आपको पता है कि दाब में कहीं पर से भी दिशा की जिक्र नहीं की जाती है, कार्य में भी दिशा का कोई जिक्र नहीं है, ऊर्जा में भी दिशा का कोई जिक्र नहीं है, केवल और केवल संवेग में दिशा का हम लोग जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही सदिश राशि है और वह है संवेग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में कौन सदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन और दूरी। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा विस्थापन। और अगर हम विस्थापन को समझना चाहें कि आखिर विस्थापन कहते किसको हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ऐसे ऐसे वह मूव करता है, तो इसका जो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया उसको हम लोग बोलेंगे दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। तो विस्थापन में हमेशा आप देखिएगा तो एक सिंपल सा आपको दिशा आपको मिल जाएगा, तो इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। तो आज का हमारा यांत्रिकी से मैंने जितने भी
घटना चक्र पूर्वावलोकन में प्रश्न थे उसको मैंने आप लोग को कराया। इसके बाद मैं आप लोग को लिए अदर भी बुक लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और 5 से 8 बजे आपको एक वीडियो प्रत्येक दिन एक मिलेगा, तो उसको आप नियमित तौर पर प्रत्येक दिन जरूर देखें, क्योंकि 15 मिनट आपके लिए एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।